आज हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड। ठीक है, चलिए। ब्लड यानी जिसे हम बोलते हैं रक्त। रक्त के बारे में आज हम पढ़ेंगे, रक्त। तो रक्त क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो रक्त जानने से मैं बता देता हूँ, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्त के जानने से पहले कुछ हम महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं कि आखिर ये रक्त है क्या। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, ठीक है। आखिर परिसंचरण तंत्र क्या है? परिसंचरण तंत्र ये है कि हमारे शरीर का एक ऐसा तंत्र है कि जिसमें हमारे शरीर के अंदर जो भी उपयोगी वस्तु है या अनुपयोगी वस्तु है, उपयोगी वस्तु हो या अनुपयोगी वस्तु हो, दोनों का संचरण शरीर के एक भाग से दूसरे भाग होता है, यानी प्रत्येक कोशिका तक जाता है, यानी हर एक सेल तक जाता है, चाहे उपयोगी वस्तु हो या अनुपयोगी वस्तु। तो इसी को हम बोलते हैं परिसंचरण। तो परिसंचरण तंत्र जो होता है वो निम्नलिखित 4 बातों से मिलकर बनता है। परिसंचरण तंत्र जो होता है वो 4 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। परिसंचरण, ठीक है। और वो 4 भाग कौन कौन है? पहला हो गया हृदय, दूसरा हो गया धमनी, तीसरा हो गया सीरा और चौथा हो गया रुधिर। यानी परिसंचरण के मुख्य रूप से जो कहा जाए वो कितने भाग हो गए? 4 भाग। पहला हृदय, दूसरा धमनी, तीसरा सीरा, चौथा रुधिर। ठीक है। तो लेकिन आज ये 3 चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब रुधिर के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो हमने बताया था कि जो रुधिर होता है एक प्रकार का, फिर से मैं याद दिला दूँ, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, इसका जो pH मान होता है, ठीक है, वो होता है 7.4। फिर से बता दो, रक्त एक प्रकार तरल संयोजी ऊतक है जिसका pH मान 7.4 होता है। कहने का मतलब है कि ये 7 से ज़्यादा है। तो जब 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये जो रक्त होगा वो कैसा होगा? जी हाँ, क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो रक्त है, ठीक है, ये मुख्यतः 2 चीज़ों से मिलकर बना है। रक्त है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन चीज़ है? पहला है जिसे बोला जाता है रुधिराणु। क्या बोला जाता है? रुधिराणु। और दूसरा जो है जिसे बोला जाता है प्लाज्मा। ध्यान सुनिएगा, रक्त जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है। दूसरा है रुधिराणु और दूसरा है प्लाज्मा। ये जो रुधिराणु है ये ठोस पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? ठोस पदार्थ होते हैं। और ये जो प्लाज्मा है ये द्रव पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? द्रव पदार्थ होता है। फिर से बता दूं, रक्त 2 प्रकार से बने होते हैं। पहला रुधिराणु जिसे जो ठोस रूप में रहता है, और दूसरा प्लाज्मा जो कि द्रव रूप में रहता है। ठीक है, अब ये जो रुधिराणु है, ठीक है, ये जो रुधिराणु है,
ये जो रुधिराणु है ये 3 चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। पहला हो गया RBC, दूसरा हो गया WBC और तीसरा हो गया प्लेटलेट्स। यानी जो रक्त के 2 भाग बताया, रुधिराणु और दूसरा प्लाज्मा। तो जो रुधिराणु है 3 चीज़ों से बना है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब हम इसके बाद हम आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार हमारा रक्त शरीर में बनता है, कितने प्रकार का होता है, किस तरह से शरीर में कार्य करता है, ठीक है। अब मैं वीडियो के साथ आपको मैं बताऊंगा। चलिए मैं आपको अब वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूँ रक्त के बारे में। देखिए हमारे शरीर में जो रक्त है वो किस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है। ये जो रक्त है हमारे धमनियों में बहता है और ये रक्त का पूरा संचरण तंत्र है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, इसका जो खोज किया था विलियम हार्वे ने किया था। आप लोग कोई जानते होंगे भी, विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। कब किया था? 1628 ईस्वी में, याद रखिएगा। देखिए रक्त का जो पहला जो भाग है ये है रेड ब्लड सेल्स। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये हमारे शरीर के जो धमनी हो गया, सिरा हो गया, ए में रहते हैं, ठीक है। ये ठोस रूप में होते हैं। कैसे रूप में होते हैं? ठोस रूप में होते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो पूरे शरीर का 40 से 45% होते हैं। हाँ, ये जो हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र है इसके बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। चलिए, ये जो रेड ब्लड सेल है ये हमारे शरीर में मैंने अभी बताया कितना होता है, 40 से 45% होता है, ठीक है। पूरे रक्त का कितना परसेंट होता है? 40 से 45%। कौन होता है? RBC, ठीक है। इसका एक और नाम बता देता हूँ। इसका एक और नाम जो है रेड ब्लड सेल का है वो है एंथ्रोसाइट्स। क्या है? एंथ्रोसाइट। इसका एक और नाम है एंथ्रोसाइट, एंथ्रोसाइट्स। ये किसका नाम है? RBC का नाम है, ठीक है। इसका जो जीवन काल है रेड ब्लड सेल का 20 से 120 दिन तक है। रेड सेल जो 40 से 45% होता है पूरे रक्त का, इसका जो जीवन काल अभी मैंने बताया 20 से 120 दिन तक होता है। इसका कार्य क्या है? देखिए, ये जो हम ऑक्सीजन जब शरीर के अंदर जाता है फेफड़ा में, तो वहाँ से जो ऑक्सीजन है देखिए किस प्रकार से जा कर के, ये ऑक्सीजन है, बूंद जो है ये ऑक्सीजन के बूंद है और ये हमारा फेफड़ा का आंतरिक चित्र है। ये जा कर के ऑक्सीजन जो है देखिए किस प्रकार से जा कर के हमारे RBC से मिलता है और ये RBC के साथ मिल कर के ऑक्सीजन शरीर के पूरे भाग तक जाता है। कहाँ तक जाता है? पूरे भाग तक जाता है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से जो रेड ब्लड सेल है वो रक्त में जो ऑक्सीजन आता है किस प्रकार से मिल कर के पूरे शरीर में जाता है। अब ये होता कैसे? तो ये एक्चुअल में जो RBC है इसका आप देखते हैं कि इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। आप लोग कुछ जानते होंगे कि इसका जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो आप जानते हैं कि वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये वास्तव में 2 चीज़ों से मिलकर के बना है। पहला हीम और दूसरा ग्लोबिन। ये जो हीम है
एक प्रकार का रंजक है। क्या है? एक प्रकार का रंजक है। और इसका जो रंग जो हिम का होता है वो लाल होता है, और इसी हिम रंजक के कारण जो आरबीसी का जो रंग होता है वो लाल होता है। अब ग्लोबिन क्या है? तो ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। अब ये क्या करता है? तो ग्लोबिन जो है ये, इसका काम ये है कि जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ये क्षमता होती है कि इसे बांधने का काम करता है। किसको किसको? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। कौन? ग्लोबिन। यही कारण है कि जो आरबीसी है जिसका रंग लाल होता है, किसके कारण होता है? हिम के कारण। और हिम एक प्रकार क्या है? रंजक। इसी कारण आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल। अब बात करते हैं ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, इसमें क्षमता क्या है? मैंने बताया कि इसका जो क्षमता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बांध करके रखना। इसी कारण है कि आरबीसी है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कहने का मतलब है कि जो हमारे फेफड़े से, हमारे फेफड़े से जो ऑक्सीजन हम सांस के द्वारा लेते हैं, वो जो ऑक्सीजन है वो आकर करके हमारे रक्त में मिलता है, और रक्त में मिलने के बाद ये जो ऑक्सीजन और है वो शरीर के प्रत्येक कोशिका तक जाता है। कहाँ तक जाता है? शरीर के प्रत्येक कोशिका तक जाता है। और कोशिका में हम जानते हैं कि श्वसन का क्रिया होता है, और जब श्वसन का क्रिया होता है तो वहाँ से अपशिष्ट के रूप में CO2 बनता है, और इसी CO2 को फिर जो ग्लोबिन नामक प्रोटीन है ये अपने साथ बांध करके फेफड़े में लेके आ जाता है, और फेफड़े के द्वारा हम सांस के द्वारा CO2 को बाहर कर देते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो आरबीसी है इसका निर्माण कहाँ होता है। तो बहुत सारे आप लोग जानते होंगे कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। आगे हम वीडियो में बताएं कि अस्थि मज्जा कहाँ होता है, कैसा होता है, किस जगह पर पाया जाता है। और अस्थि मज्जा को हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। शायद आपने क्रिस फिल्म देखा होगा कि जिसमें जो विलन होता है उसके पास बोन मैरो नहीं रह पाने के कारण वह उसका जो शरीर है सही ढंग से काम नहीं कर पाता। तो यही जो बोन मैरो है जहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है। और इसका मृत्यु कहाँ होता है आरबीसी का? तो आरबीसी का जो मृत्यु होता है ये होता है यकृत और प्लीहा में होता है। कहाँ कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में। इसीलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब्र। आप लोग तो जानते होंगे कि कब्र किसे कहा जाता है, कि जहाँ पर जो लोग हैं मरते हैं तो जहाँ दफनाया जाता है उससे बोला जाता है आरबीसी। तो आरबीसी का हमारे जो शरीर में जो मृत्यु होता है वो यकृत और प्लीहा में होता है। इसीलिए आरबीसी का जो कब्र कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? यकृत या प्लीहा को कहा जाता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आरबीसी का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन मैरो। ठीक है, इसका मृत्यु कहाँ होता है? यकृत या प्लीहा में होता है। इसीलिए आरबीसी को यकृत या प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आरबीसी का कार्य। किसका कार्य? आरबीसी का कार्य पढ़ते हैं। आरबीसी का कार्य तो मैंने बताया कि इसमें जो ग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बांधने का क्षमता रखता है। तो इसका जो मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में परिवहन करना, इसका मुख्य कार्य है। और साथ साथ हमारे शरीर में जो भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, कुछ पोषक तत्व को, सारे पोषक तत्व को ये नहीं करता है।
ये आरबीसी का मुख्य कार्य। अगर हमारे शरीर में कितने आरबीसी हैं, इसकी अगर संख्या हमें ज्ञात करना है तो हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, उस यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। क्या नाम है जी? हीमोसाइटोमीटर। याद रखिएगा कि शरीर में आरबीसी की संख्या अगर ज्ञात करना है तो किस यंत्र के सहारे ज्ञात करते हैं? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। ठीक है, इसी से हम आरबीसी की संख्या हम ज्ञात करते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में। इसे हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्तकण, वाइट ब्लड कॉर्पुलस। ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पुलस। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी का मैंने नाम क्या बताया था? एक और नाम इराइथ्रोसाइट। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का एक और नाम है ल्यूकोसाइट। अब ये जो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में कितना दिन तक जिंदा रहता है, तो इसका जो जीवन है ये मात्र बहुत कम दिन जिंदा रहता है, 2 से मात्र 4 दिन तक। ठीक है, 2 से 4। ये मरता कहाँ है? मरने से पहले जान लेते कि इसका निर्माण कहाँ होता है। तो हम जैसे जाने थे कि आरबीसी का जो निर्माण हुआ था वो कहाँ हुआ था? अस्थि मज्जा में। तो ठीक इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का वही होता है, कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते थे? बोन मैरो। ठीक है, इसका मृत्यु कहाँ होता है? चलिए मृत्यु भी जान लेते हैं। इसका जो मृत्यु होता है इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, बल्कि यार इसका जो मृत्यु हो जाता है वो रक्त में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? रक्त में हो जाता है। अब हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि डब्ल्यूबीसी कैसा होता है। चलिए देखिए, ये हमारे शरीर का है वो डब्ल्यूबीसी है। क्या है? हमारे शरीर का ये डब्ल्यूबीसी है। ये जो डब्ल्यूबीसी है ये वास्तव में हमारे शरीर का सिपाही का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? सिपाही का कार्य करता है। ये बताता है, ये हमारे शरीर में रोग सुरक्षा, ये मात्र 1% होता है। पूरे रक्त से कितना होता है? देख किस प्रकार से रोगाणु को ये सिपाही की तरह दौड़ा करके मार रहा है। ये हमारे शरीर का सिपाही होता है। ठीक है, शरीर में जो रोग, जितना भी जो रोग होता है उससे जो रक्षा करता है वो कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसका मुख्य कार्य यही है, संक्रमण से बचाना। और जो डब्ल्यूबीसी जो बना होता है 60 से जो 70% जो बना होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जो 60 से 70% जो होता है वो बना होता है न्यूट्रोफिल से। किससे बना होता है? न्यूट्रोफिल्स से। अब ये हम जानते हैं कि न्यूट्रोफिल्स आखिर है क्या। ये जो न्यूट्रोफिल्स जो है, जो न्यूट्रोफिल्स है, ये हमारे शरीर में जितना भी जो जीवाणु है, रोगाणु है, उनको मारने का काम करता है। और ये डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 60 से 70% होता है। ये जो जितने भी हमारे शरीर में जो रोगाणु जीवाणु होते हैं उनको भक्षण कर देता है, यानी खा जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी अगर न्यूट्रोफिल्स अगर नहीं रहता तो हमारे शरीर में जो रोगाणु रहता उनको भक्षण करने वाला कोई नहीं रहता। ठीक है, इसलिए अब हम आगे जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में। इसे हिंदी में बोलते हैं रक्त बिंबाणु। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसे बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स ये किसका भाग है? प्लेटलेट्स रुधिराणु का। रुधिराणु का हम लोग 3 भाग में बांट किए थे। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? रक्त बिंबाणु। इसका एक और क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट है।
ठीक है। ये जो प्लेटलेट्स होता है इसका जो जीवन काल होता है, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है ये जो होता है 3 से 5 दिन होता है। कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है। ठीक है। अब इसका जो निर्माण होता है, जहाँ पर सभी का निर्माण होता था, कहाँ होता था? ठीक है, हाँ बहुत अच्छे, अस्थि मज्जा में। कहाँ होता था? अस्थि मज्जा। इसे इंग्लिश में क्या करते थे? याद है? बोन मैरो। ठीक है। अच्छा, इसका मृत्यु कहाँ होता था? तो इसका जो मृत्यु होता है हमारे शरीर में पलिया में होता है। कहाँ होता है? पलिया में। आरबीसी का भी मृत्यु पलिया में। ठीक है। और जो प्लेटलेट्स है उसका भी मृत्यु कहाँ? पलिया में। और सभी का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अभी मैंने अस्थि मज्जा का आपको वीडियो नहीं दिखाया हूँ, लेकिन वो भी दिखाऊंगा इसी में, कैसा अस्थि मज्जा होता है, कहाँ होता है। इसका मृत्यु कहाँ होता है? पलिया में। किसका? प्लेटलेट्स का। ठीक है। अब इसका जो मुख्य जो कार्य है प्लेटलेट्स का, वो रक्त को थक्का बनाना। क्या बनाना? रक्त का थक्का बनाना। जैसे हमारे शरीर का कोई भाग कट गया, ठीक है, तो ऐसा होता है कि कभी भी अगर कट जाए, अगर ब्लडिंग नहीं रुके तो बहुत दिक्कत है। तो ब्लडिंग को रोकने का जो काम है वो किसका है? प्लेटलेट। अब किस प्रकार से ब्लडिंग रुकता है ये मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कि है वो मैं बता देता हूँ प्लेटलेट्स के बारे में। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, डेंगू। जो डेंगू होता है वो कैसे होता है? ठीक है, हम जानते हैं कि जो डेंगू है मच्छर के काटने से होता है। किस काटने से होता है? मच्छर काटने। अब जब मच्छर काटता है तो हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स रहता है इसकी कमी हो जाती है, और इसी कमी के कारण हमें डेंगू ज्वर होता है। ठीक है। यानी डेंगू ज्वर का जो मुख्य कारण है वो मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होना। ये अब हम आपको प्लेटलेट्स का वीडियो दिखाते हैं। ये जो हमारे शरीर का है प्लेटलेट्स है। ठीक है। अभी मैंने बताया कि इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु कहाँ होता है? पलिया में होता है। ठीक है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो रक्त का क्या काम है? थक्का बनाना। क्या काम है? थक्का बनाना। ठीक है। ये हमारे शरीर में जितना भी रक्त है उसका मात्र 1% प्लेटलेट्स होता है। कितना होता है? 1% होता है। ठीक है। अब 21 प्रकार काटने पर, जैसे देखिए, जब हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा कटता है, जैसे एक खाना बनाने वाली है चाकू से काट रही है, जैसे ही इसका हाथ है काटता है तो देखिए क्या होगा कि इसका जो हाथ काटने के कारण जो शरीर से जो खून आना है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये चाकू से इसका जो हाथ है वो कट गया। कटने के बाद देखिए ये जो हमारा जो मांसपेशिया है वो हट गया और यहाँ से रक्त बाहर आने लगा। ठीक है। धीरे धीरे जो रक्त है वो बाहर आने लगता है। बाहर आने के बाद क्या होता है कि उस पर तुरंत प्रतिक्रिया होता है और प्लेटलेट्स आते हैं। देखिए ये जो है वो प्लेटलेट्स आए और आ करके यहाँ पर जम जाते हैं। ठीक है। देखिए धीरे धीरे किस प्रकार से जम रहे हैं, और जमने के बाद हमारे शरीर से जो खून रुकना है और जो खून जो बह रहा था वो बंद हो जाता है। अभी आपने देखा कि रक्त किस प्रकार से थक्का बनता है। तो जो रक्त थक्का बनता है वो प्लेटलेट, और प्लेटलेट्स के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? प्लेटलेट्स के कारण। ठीक है। अब आखिर प्लेटलेट्स में आखिर कौन सा चीज़ होता है जिसके कारण रक्त थक्का जम जाता है? ठीक है। तो इसके अंदर एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और उस जो प्रोटीन का जो नाम है वो होता है
फाइब्रिनोजेन। उस प्रोटीन का क्या नाम है? फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ये फाइब्रिनोजेन ऐसा प्रोटीन है जो रक्त को क्या करता है? थक्का बनाता है। रक्त को क्या बनाता है? थक्का बनाता है। अब रक्त में एक और जो पदार्थ होता है जो रक्त को जमने नहीं देता है। एक जो ऐसा पदार्थ है जो रक्त को जमने नहीं देता है, रक्त को जमने नहीं देता है, यानी थक्का बनने नहीं देता है। अब कौन सा ऐसा पदार्थ है आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, उसका नाम है हिपैरिन। क्या नाम है? हिपैरिन। अगर मान लेते अगर हमारे शरीर में रक्त अगर जम जाता तो बताइए कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक रक्त जा पाता? नहीं। तो रक्त को जमने नहीं देता है, कौन नहीं देता है? हिपैरिन। अगर रक्त जम जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती, हमारी तत्काल मृत्यु हो जाएगी रक्त अगर जम जाएगा तो। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी पदार्थ है जो रक्त को थक्का नहीं जमने देता है। ठीक है, वो कौन है? हिपैरिन। और एक ऐसा पदार्थ है जो रक्त को थक्का बनाता है, जिसका नाम अभी मैंने तुरंत बताया था। क्या नाम था? फाइब्रिनोजेन। ठीक है, एक जो ऐसा पदार्थ है जो रक्त को थक्का बनाता है। इसी कारण अगर शरीर से कोई हिस्सा अंग कट जाता है, उसे रक्त अगर बाहर निकलने लगता है तो यही जो फाइब्रिनोजेन जो पदार्थ है वो क्या करता है, वहाँ पर जा कर के ब्लड की जो क्लॉटिंग होते रहता है उसे क्या करता है? रोकता है। या वहाँ आगे पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, ठीक है, ये पूरे रक्त का 60% होता है। कितना परसेंट होता है? 60% होता है पूरे रक्त का। ठीक है, लेकिन ये जो रक्त का है ये द्रव भाग है। कैसा भाग है? द्रव, यानी लिक्विड भाग, यानी तरल पदार्थ है। 3 जो ठोस पदार्थ बताए थे, रुधिराणु था, आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स। और जो प्लाज्मा है वो इसका तरल रूप है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें जो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, अब कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो जल होता है, सॉरी क्या होता है? जल। वो कितना होता है? 90%। प्रोटीन होता है, वो कितना होता है? प्रोटीन जो होता है वो होता है 7%। लवण भी इसमें मौजूद रहता है, तो लवण होता है 0.9%। और ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज होता है, जो कि ग्लूकोज होता है 0.1%। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है पूरे रक्त का 60% होता है। इसमें जो जल होता है 90%। प्रोटीन कितना होता है? 60%। लवण कितना होता है? 0.9%। और ग्लूकोज कितना होता है? 0.1%। ये जो प्लाज्मा जो क्या करता है कि हमारे शरीर में जो भोजन हम जो करते हैं वो उससे जो पोषक तत्व निकलता है वो प्लाज्मा के द्वारा ही शरीर के सारे कोशिकाओं तक जाता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके। और साथ साथ जो प्लाज्मा होता है वो हार्मोन का भी स्राव करता है, हार्मोन को भी ले जाता है। किसी किससे ले जाता है? तो प्लाज्मा जो ले जाता है वो हमारे शरीर में जो पचा हुआ जो भोजन होता है, कौन सा? पचा हुआ जो भोजन होता है, और प्लस में जो हमारे शरीर में जो तरह तरह के हार्मोन निकलते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारे हमारे शरीर में चेंजिंग होते हैं इसी हार्मोन के कारण। इस हार्मोन पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये था प्लाज्मा का काज। इसके बाद हम आगे जानते हैं कि जो रक्त होता है, ठीक है, महिला और पुरुष में अलग अलग होता है। पुरुष और महिला में जो रक्त की जो मात्रा होता है वो अलग अलग होती है। ठीक है, पुरुषों में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, लगभग मान लीजिए 5.6 लीटर रक्त। और महिला में इससे आधा लीटर कम होता है। पुरुषों के अपेक्षा हाफ लीटर जो रक्त होता है, ठीक है, वो महिलाओं में कम होता है। किनके अपेक्षा? पुरुषों के अपेक्षा।
चलिए अब हम आपको आगे दिखाते हैं कि हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह किस ढंग से होता है। ये आप देखिए इस वीडियो में कि किस प्रकार से पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र का जाल बिछा हुआ है। ठीक है, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक जाता है। अब ये जो रक्त जो है, ठीक है, मैंने बताया था कहाँ बनता है, याद कीजिए, बोन मैरो में। कहाँ बनता है? बोन मैरो में। यानी वास्तव में देखा जाए कि रक्त जो है वो हमारे शरीर के हड्डियों में बनता है। किससे बनता है? हड्डियों में बनता है। ठीक है, और ये जो बोन मैरो होते हैं हमारे जांग हो गए, ठीक है, कमर हो गए, वहाँ के हड्डियों में पाया जाता है। देखिए इस फिगर में आप, ठीक है। और ये जो बोन मैरो जो होता है वो हड्डियों के बीच एक मुलायम मांसपेशी होता है, ठीक है, जिसे बोन मैरो, देखिए आप इस फिगर में आप क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, ये बोन मैरो है। ठीक है, ये हमारे हड्डियों के बीच पाया जाता है बोन मैरो। एक गूदेदार पदार्थ है, ठीक है, जहाँ पर जो है हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता है। अगर कोई पूछता है कि हमारे शरीर में कहाँ निर्माण होता है, बोन मैरो, ये देखिए, ये हमारे हड्डियों के बीच का जो गुद्दा है, ठीक है, ये किस प्रकार से है, इसी को बोला जाता है बोन मैरो। यहीं पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण यहीं पर होता है। मैंने पहले ही बताया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का तीनों का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है, ये जो हमारे जो शरीर के हड्डियों के बीच जो खाली स्थान रहता है वहाँ गूदेदार पदार्थ रहता है, वहीं पर ये बोन मैरो होता है, वहीं सारा रक्त बनता है। चलिए अब ये जो बोन मैरो के मैंने आपको फिगर दिखा दिया किस प्रकार से बोन मैरो होता है। ये जो बोन मैरो होता है और वास्तव में हमारा जो शरीर पर से कोशिका से बना होता है, लेकिन ये जो बोन मैरो है एक अलग प्रकार के ही कोशिका से बना होता है। ठीक है, उस कोशिका को बोला जाता है स्टेम सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे स्टेम सेल बोला जाता है। अब यह स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल जो ऐसी कोशिका है, ठीक है, जो बोन मैरो जो बना रहता है किससे बना रहता है? स्टेम सेल। अब यह स्टेम सेल ऐसी कोशिका है, ठीक है, इसका जो निर्माण जो होता है ये इस ढंग से होता है कि ये स्टेम सेल ऐसी कोशिका है कि ये अपने आप ही विभाजित होती है। देखिए ये स्टेम सेल है, क्या है? ये स्टेम सेल है, ठीक है, ये सारे स्टेम सेल है। स्टेम सेल अपने आप में ही डिवाइड होकर करके नए नए कोशिका बनाता है, ठीक है, जिसे हमारे शरीर में जो रक्त है निर्माण होता है। यानी हमारे शरीर की स्टेम सेल की एक यूनिक कोशिका है, एक अलग तरीके की कोशिका है। यानी हमारे शरीर का जो सबसे पहला जो भाग कहा जाए वो स्टेम सेल है। ये स्टेम सेल जो होते हैं वो अपने आप से ही विभाजित होकर के एक अलग नई कोशिका बनाते हैं। यहीं से जन्म होता है नई नई कोशिकाओं का। ये जो स्टेम सेल होते हैं वो अपने आप में दो प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में जो स्टेम सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। स्टेम सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल और ये होता है मेसेंकाइमल स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल दो प्रकार के होते हैं, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल और मेसेंकाइमल स्टेम सेल। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। चलिए हमारे जो शरीर में होते हैं वो जो बोन मैरो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है रेड बोन मैरो और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो को माइलॉइड टिश्यू कहते हैं और येलो बोन मैरो को फैटी टिश्यू कहते हैं। ठीक है, फैटी टिश्यू। ये जो दोनों, सॉरी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ये जो बोन मैरो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक रेड और दूसरा क्या होता है? येलो होता है। ठीक है, यही जो रेड बोन मैरो होता है जिसे हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल इसमें मौजूद होता है, यहीं से तीनों रुधिराणु बनते हैं। कौन कौन? वाइट ब्लड सेल,
रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स बनते हैं। किससे बनते हैं? रेड बोन मैरो से। देखिए रेड बोन मैरो में क्या कौन सा स्टेम सेल होता है? हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल होता है। इसी हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल से तीनों कोशिकाएं बनती है, तीनों रुधिरानी बनती है। कौन कौन? वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी कहा जाए कि जो तीनों रुधिरानी है WBC, RBC और प्लेटलेट्स, वो कहाँ से मूल रूप से बनती है? तो रेड बोन मैरो से बनती है। ठीक है, यही जो रेड बोन मैरो है जिसे हीमेटोपोएसिस कहा जाता है, ठीक है, तो इसी कारण जो होता है कि हमारे शरीर में WBC, RBC और प्लेटलेट्स बनते हैं। आगे हम समझते हैं जो येलो बोन मैरो है। ठीक है, येलो बोन मैरो, जो येलो बोन मैरो है इसे क्या बोला जाता था? फैटी टिश्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैटी टिश्यू बोला। येलो बोन मैरो क्या बोला जाता है? फैटी टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि हमारे शरीर में जब कभी एनर्जी कमी होती है तो येलो बोन मैरो में जो फैटी टिश्यू रहता है इसी के सहारे हमें शरीर में एनर्जी मिल जाती है। जो रेड बोन मैरो था उससे WBC, RBC और प्लेटलेट्स का निर्माण होता था, लेकिन जो येलो बोन मैरो है इससे हमारे शरीर में जब कभी एनर्जी की कमी हो जाती है तो इसी फैटी टिश्यू से एनर्जी लेकर शरीर का काम किया जाता है। अभी तक आपने येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो के बारे में पढ़ लिया। मैंने बोन मैरो दो प्रकार के बताया, एक बोन जो मैरो था रेड बोन मैरो और दूसरा येलो बोन मैरो। अब हम देखते हैं कि ये जो जब बच्चा रहता है तो उसमें केवल रेड बोन मैरो पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ा जाता है तो रेड बोन मैरो की जगह कुछ जगह पर येलो बोन मैरो आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो जब कोई बच्चा रहता है तो उसमें केवल सिर्फ रेड बोन मैरो ही पाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ जब एज बढ़ते जाता है, जब बड़ा होता है तो उसके जगह पर येलो बोन मैरो भी आ जाते हैं। ठीक है, था रक्त के बोन मैरो के बारे में। ठीक है, अब हम रक्त के थोड़ा सा कार्य पढ़ लेते हैं। अब जब हम पढ़ लिए हैं तो अगर कोई पूछता है कि रक्त का कार्य क्या है तो हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो रक्त का पहला जो कार्य है इसका काम है ताप को नियंत्रित करना। इसको नियंत्रित करना, ताप को नियंत्रित करना। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? RBC। इसलिए रक्त का एक और कार्य है ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना, परिवहन। ठीक है, WBC क्या करता है? रोग से रक्षा करता है भाई, इसलिए रक्त का कार्य हो गया रोग से रक्षा। और प्लेटलेट्स क्या करता है? अगर शरीर का कोई अंग काटता है तो रक्त को थक्का बनाता है। क्या बनाता है? रक्त को थक्का बनाता है। ठीक है, इसके बाद और रक्त का क्या कार्य है? और रक्त का कार्य यह है कि हमारे शरीर में जो भी उत्सर्जित पदार्थ है, जो शरीर से बाहर निकालने वाले पदार्थ है, यानी उत्सर्जित पदार्थ का संवहन करता है। ठीक है, शरीर में जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं उनका भी परिवहन करता है ताकि हर एक स्थान पर चले जाए। ठीक है, यानी ये थे रक्त के बारे में।
के बारे में जहाँ तक हो सका मैंने बताया एक संक्षिप्त वीडियो के रूप में। तो मेरी एक कोशिश थी कि आपको रक्त के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ। अभी तक आपने सिर्फ बोलकर पढ़ा होगा, सुनकर पढ़ा होगा, लेकिन वीडियो के साथ पढ़ा होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ तक मेरी समझ है कि मैंने कुछ वीडियो एक नए तरीके से आपको बताने का कोशिश किया, वो भी 3D वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।